अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधिका कौशिक आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बीज की अंकुरण क्षमता जानने और खरीदते समय ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें। बैंगन की फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी। अधिक लाभ हेतु कैसे करें गर्मियों में मुर्गियों की देखरेख और प्रबंधन। रबी फसलों की कटाई के बाद प्रदेश के किसान भाई खरीफ फसलों की खेती करेंगे, लेकिन इन फसलों की बुवाई से पहले उन्हें बीज खरीदते समय और बीजों के अंकुरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इन्हीं पर फसल से मिलने वाली उपज का पूरा दारोमदार होता है। तो हमारे किसान भाई बीज को खरीदते समय तथा बीज की अंकुरण क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन से वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाएं, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर के डॉक्टर दिनेश सिंह। अब आप खरीफ की बोनी करेंगे और बोनी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आदान होता है वो होता है बीज का। और बीज के साथ अक्सर आपकी समस्या ये होती है कि या समय पे आपको बीज उपलब्ध नहीं होता है, या जब बीज आपको मिलता है तो उस बीज की कैसी गुणवत्ता है इस बात का आपको जानकारी नहीं होती है। तो बीज को कैसे हम पहचाने, अच्छा बीज क्या होता है, इस बात के लिए ज़रूरी है कि जब भी कहीं बीज खरीदने जाएं या वो बीज हमारे घर का हो तो बोनी से पहले क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसी बात पे आज हम चर्चा यहाँ पे करना चाहेंगे। क्योंकि बीज एक ऐसा आदान है कि आपके खेत में अगर बीज अच्छा नहीं है तो आपके उत्पादन पे भारी कमी आ जाती है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं बीज के अंकुरण परीक्षण की, क्योंकि किसी भी फसल की बुआई से पहले उस फसल के बीज के अंकुरण की जांच करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बीज के अंकुरण पर ही फसल का बीज दर निर्भर करता है। तो किसान भाइयों, आप बीज के अंकुरण की जांच किस तरह से करें, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, ये आप एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप अपने खेत की बोनी करने जा रहे हो तो वह बीज चाहे आपके घर का हो, चाहे आपके पड़ोसी का हो और चाहे आप कहीं से खरीद कर लाए हो, सबसे पहले बीज की गुणवत्ता की जानकारी होना जरूरी है। बहुत ही सरल और साधारण तरीका है, उस तरीके को हम बोलते हैं कि बीज का अंकुरण परीक्षण, यानी बीज की जांच जरूरी होती है। और बीज की जांच करने के उपरांत ही हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो बीज है वो कितनी मात्रा हमारे खेत में बोना चाहिए। तो बीज का जो अंकुरण परीक्षण है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही साधारण तरीका है। आप जिस भी फसल का बीज बोना चाह रहे हैं या बोने जा रहे हैं उसके 100 दाने गिन करके या 200 दाने गिन करके आप ले लीजिए। 100 दाने इसलिए ले लीजिए कि जब 100 दाने आप लेते हैं तो अंकुरण प्रतिशत निकालने में आपको आसानी हो जाती है। तो बहुत ही सरल तरीका है, बीज के 100 दाने गिन करके आप ले लीजिए, उसको एक बोरी की फट्टी में, बोरी की फट्टी गीला कर दीजिए और उसके बोरी की फट्टी को फैला दीजिए और उसके 10 लाइन आप बना दीजिए और हर लाइन में 10-10 दाने आप बीज के डाल दीजिए लाइन से। और इसके बाद धीरे धीरे बोरी को क्या करेंगे, फट्टी को रोल कर देंगे आप। और रोल करने के बाद आप उसको पानी छिड़क करके रख दीजिए।
1 सप्ताह 4 दिन आप रखेंगे, उसमें से बीज का अंकुरण आ जाएगा। उस अंकुरण को गिन करके आप पता कर सकते हैं कि हमारा जो बीज है वो किस स्तर का है, यानी कितना जमा और कितना नहीं जमा। अब 100 दाने जो बीज की आपने बोया है, उसमें से अगर आपका 85 दाना 80 दाना जम गया तो हम कहते हैं कि ये बीज बहुत बढ़िया है, यानी इस बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी, इसकी गुणवत्ता है। अब जो है आपको बीज की मात्रा जितना संस्तुत की गई है, जितना दर है बीज दर, उतना ही अपने खेत में बोना चाहिए। लेकिन अगर आपका बीज 70 दाना जमा या उससे कम जमा थोड़ा, तो आप यह ध्यान रखें कि अब जो है हमारे बीज की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी बीज की बोनी हो, बहुत सरल तरीका है कि बीज का अंकुरण परीक्षण करें। हमने तो एक तरीका बताया बोरी की फट्टी में, अब आप चाहें इसको तो गमले के अंदर भी रख सकते हैं। गमले में आप उसी 100 दाना लगा दीजिए, या क्यारी बना करके 100 दाना लगा दीजिए, या पेपर में लपेट दीजिए, या कपड़े में लपेट दीजिए। आप देखते हैं, आप चना या मूंग भिगो कर खाते हैं, रख देते हैं, 3 दिन में जर्मिनेशन आ जाता है। तो यही साधारण तरीका है कि किसी भी तरह से आपके बीज का जर्मिनेशन होना चाहिए। यह तो बीज अंकुरण की जांच करने की बात हो गई। अब बात करते हैं विभिन्न फसलों के बीजों को खरीदते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में। तो किसान भाई, बीज को खरीदते समय आप कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को अमल में लाएं, आइए जानते हैं। लेकिन जब भी आप बीज खरीदने जाते हैं तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है कि जो बीज आप खरीदने जा रहे हैं वह किस प्रजाति का है और किस स्थान पे उसको तैयार किया गया है। सबसे जो अच्छा बीज हम मानते हैं वह अगर किसी विश्वविद्यालय या किसी इंस्टीट्यूट के, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से तैयार किया गया है, तो निश्चित है कि उनके ब्रीडर होते हैं और उसको गुणवत्ता युक्त वो बीज को तैयार करते हैं। तो उस खरीदते समय सावधानी रखें कि जब भी आप बीज खरीदें तो किसी गवर्नमेंट एजेंसी या किसी विश्वसनीय संस्थाओं से आप खरीदें। जब आप कहीं अगर प्राइवेट से भी बीज खरीदते हैं तो उसमें भी आप ध्यान रखें कि उनका जो रैपर है, बीज का लेबल है, सबसे पहले तो उनसे पक्का बिलाप लें और इसके बाद उसका जो रैपर होता है उसको आप संभाल के रखें, टैग उसका जो है संभाल के रखें। क्योंकि जैसे आप बीज के बारे में जानते हैं, बीज आपके 4 तरह के होते हैं। आपका न्यूक्लियस बीज है, ब्रीडर सीड है, फाउंडेशन है और सर्टिफाइड सीड है। तो अगर आप बीज का टैग रखे हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस स्तर का बीज आपने खरीदा है। साथ ही बीज का थोड़ा सैंपल भी अगर आप बचा के रख लेते हैं तो उससे आपको और आसानी हो जाती है अगर आपका बीज अच्छा नहीं जमता है या बीज में किसी तरह की कमियां पाई जाती हैं, या अगर बीज आपका अच्छा है तब भी आपको अगली फसल के लिए वो काम करता है। तो ये जरूर सावधान रखें, चूंकि आप महंगा बीज बोते हैं और बीज के ही ऊपर आपका पूरा एक सीजन निर्धारित होता है, इसलिए बीज में आप बिल्कुल लापरवाही न बरतें। अगर आप बीज चाहे अपने घर का हो और चाहे आप बाजार से खरीद के ला रहे हो, हम अक्सर देखते हैं कि आप बीज जब लाते हैं तो उसको कई जगह उठा के पटक देते हैं। अगर आपका बीज ज़्यादा पटक दिया आपने या ज़्यादा थ्रेसिंग में भी आपने डैमेज कर दिया तो उसके जो एम्ब्रियोज होते हैं, आंखें जो होती हैं वो टूट जाती हैं और इससे भी आपका बीज नहीं जमता है। या बीज आपने लाया, अच्छा बीज लाया, आपने कहीं उसको नमी में बाहर छोड़ दिया तो भी आपका बीज नहीं जमेगा। रख रखाव की सावधानी भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बीज एक बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है, यानी बहुत ही कहें कि नाजुक होता है। इसको जितना आप अच्छे से बचा के उपयोग करेंगे उतना ही आपको अधिक उत्पादन देगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने बैंगन की फसल लगाई है, उनकी फसल में इस समय कुछ हानिकारक कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है और यदि समय रहते आप इन कीटों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो इनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।
तो बैंगन की फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीटों का आप कैसे करेंगे नियंत्रण, इस बारे में संक्षिप्त में जानकारी देने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर के डॉक्टर विजय अग्रवाल। किसान भाइयों, बैगन मध्य प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे लगाया जाता है और इस समय हमारे खेत में हम देख रहे हैं कि बैगन की फसल लगी हुई है। बैगन से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आवश्यक है कि उसमें विभिन्न प्रकार के लगने वाले रोग एवं कीटों का नियंत्रण करें, जिससे हमारी फसल से हम अधिक उत्पादन ले सके। किसान भाइयों, बैंगन की फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाला कीट है तना एवं फल छेदक कीट। तो कैसे करें इस कीट का नियंत्रण, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, जो देखने में आता है, आपकी जो एक सबसे बड़ी समस्या बैगन की फसल में आती है वो आती है तना एवं फल छेदक कीट। और ये कीट के कारण लगभग 40 से लेकर 50% जो फसल होती है उसका नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये तना एवं फल छेदक कीट का आक्रमण किस प्रकार से होता है और इसका रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है। इसके जो मादा कीट होता है, मादा तितली होती है, ये पत्तियों पर जब पौधा विकसित होता है तो इसकी पत्तियों पर अंडे देती है और उसमें से अंडे से निकलने के बाद जो इसकी इल्ली होती है, सर्वप्रथम जो हमारा बैगन फूल एवं फलन से पहले की स्थिति में इसके तने में प्रवेश कर पौधे को नुकसान पहुंचाती है और तने के बीच बीच में से खाते हुए अंदर की तरफ चली जाती है। इस प्रकार के पौधे जब आप खेत में देखेंगे तो दूर से आपको मुरझाया हुआ आधा पौधा सूखा हुआ या मुरझाया हुआ दिखाई देगा। इस तरह से इसकी पहचान की जा सकती है। लेकिन किसान भाइयों, जैसे ही हमारे पौधे में फलन की स्थिति आ जाती है, फल लगता है, तो इसी प्रकार का जो कीट होता है, इल्ली जो होती है, वो फल में छेद करके फल को नुकसान पहुंचाती है और इस प्रकार से जब फल में ये छेद कर देती है तो फल के अंदर ही अंदर फल सड़ जाता है, खराब हो जाता है और गिर जाता है। इस प्रकार से अगर बाजार की बात की जाए तो ये पूरी तरह से हमारी जो फसल होती है वो बेकार हो जाती है और बाजार में बेचने लायक नहीं होती है। किसान भाइयों, अगर हम रोकथाम की इसकी बात करते हैं तो रोकथाम के लिए सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इल्ली की डिंबक अवस्था रहती है वो ज़मीन में रहती है। तो ऐसे खेत जहां पर हमको बैगन की फसल लगानी है वहां पर गर्मियों में अगर गहरी जुताई करते हैं तो इस प्रकार के कीट का नियंत्रण हो जाता है। दूसरी बात हमको ये ध्यान रखनी है कि खेत को हम बदल कर बोएं। लगातार एक ही खेत में हम हमेशा बैगन की फसल लेते हैं तो भी इस प्रकार के कीट का बहुत ज़्यादा अटैक होने का, आक्रमण होने की संभावना इसमें बनी रहती है। तीसरा, रोकथाम हमें इस प्रकार से करनी है कि जो भी हमारी फसल के पुराने अवशेष हैं उसको आप हटा दें, जला दें। इसके नियंत्रण की बात करेंगे तो इसके नियंत्रण के लिए हम इसमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं और तो उस स्थिति में हम क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको इसका छिड़काव करना है। बैंगन की फसल में कुछ रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है, जिसके कारण बैंगन की फसल में छोटी पत्ती रोग जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप इन कीटों का भी सही समय पर नियंत्रण करें। जो हमारी फसल है उसमें और भी कई समस्या दिखाई देती हैं। विशेषकर इस समय आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फलन नहीं होता और जब हम नज़दीक से उसको देखते हैं तो उनकी पत्तियां काफ़ी छोटी छोटी सी हो जाती हैं और अंग्रेजी में इसे लिटिल लीफ और ब्रिंजल या बैगन की छोटी पत्ती बीमारी भी कहते हैं और ये एक प्रकार का जीवाणु होता है। तो इस प्रकार का अगर लक्षण आपके खेत में भी दिख रहा हो, जो रोगग्रस्त पौधा है उसको जड़ समेत निकाल कर आप नष्ट कर दें, जिससे इस प्रकार के रोगों का प्रसार, इस प्रकार की समस्या का प्रसार हमारे खेत में ना हो सके। या इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का भी प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन हमें जो मात्रा लेनी है इमिडाक्लोप्रिड की वो 5 मिलीलीटर 15 लीटर के पंप में मिलाकर छिड़काव करनी है। इसके अलावा बैंगन की फसल में सूत्रकृमि कीट का भी प्रकोप होता है, जिसकी वजह से पौधों का उचित विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट का नियंत्रण करें। एक और समस्या बहुत सारे किसान भाइयों के इधर देखने में मिल रही है, वो होती है कि पौधा तो अच्छा दिखाई देता है लेकिन उसमें फल एवं फूल नहीं आते हैं। जब इस प्रकार के पौधे को हम निकाल कर देखते हैं तो उसमें जड़ में गठान बनी हुई दिखाई देती है। वो सूत्रकृमि या अंग्रेजी में कहें तो निमेटोड की समस्या के कारण आती है। ये एक सूक्ष्म जीव है जो पौधों की जड़ों पर अपना आश्रय कर लेता है और जिससे पौधों में बढ़वाहट रुक जाती है, पौधों में फूल एवं फल नहीं आते। किसान भाइयों, इस प्रकार की अगर समस्या आ रही है तो अगर आपके खेत में ज्यादा इस प्रकार की समस्या है
खेत की तैयारी के समय जब हम बैगन की रोपाई करते हैं उस समय उससे पूर्व फ्यूराडान या कार्बोफ्यूरॉन नामक जो दवा आती है उसका अपन प्रयोग जमीन को उपचारित करने के लिए कर सकते हैं। खड़ी फसल लगी हुई है तो आप सिंचाई जो नालियां हैं उसके दोनों तरफ आप अगर गेंदे की फसल लगा देते हैं तो गेंदे की रस जड़ से निकलने वाला जो रस होता है वो इसको नियंत्रित करने में, रोकथाम करने में बहुत कारगर साबित होता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत जो किसान भाई मुर्गी पालन कर रहे हैं वह इनसे अधिक लाभ तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वह इनकी देखरेख और प्रबंधन मौसम के अनुसार करें। चूंकि अभी गर्मी चरम पर है और ऐसे में इनकी देखरेख पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, तो इस मौसम में मुर्गियों की देखरेख और प्रबंधन कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पीपी सिंह। आज मैं आपको गर्मी के मौसम में मुर्गियों में, विशेषकर ब्रॉयलर मुर्गियों में किस प्रकार से देखभाल एवं प्रबंध की सुधार किए जाए, क्या क्या उसमें परिवर्तन किए जाए, इस विषय पे बात करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो जैसा कि अपन देख रहे हैं कि गर्मी अपने प्रचंड रूप में आ चुकी है, और तो इसके लिए क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर मुर्गी पालन के व्यवसाय से किसान जुड़े हैं तो उसमें गर्मी के मौसम में मुर्गियों में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है और हीट स्ट्रेस की जो समस्या है वो मुर्गियों में आती ही है। तो इसके लिए अपने को कुछ प्रबंधन में ऐसे सुधार करने होंगे कि जिससे कि अपन हीट स्ट्रेस जो मुर्गियों को हो रही है उसको काफ़ी हद तक अपन कम कर सकें, जिससे कि उस स्ट्रेस के कारण जो उत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव है उनको कम किया जा सकता है। गर्मी के मौसम में मांस वाली मुर्गियों की अत्यधिक मृत्यु होती है, इसलिए हमें इस समय मुर्गियों के आवास में उचित वातावरण बनाए रखने की व्यवस्था करनी होगी। तो इसके लिए आप आवास प्रबंधन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि गर्मी में सबसे ज़्यादा मुर्गियों में हीट स्ट्रेस होती है, तो उसके लिए अपने को एक तो बाड़ा है, उसमें मान लीजिए अपन शुरू में बैच डाल रहे हैं तो उसमें एक तो डैम्पनेस नहीं होनी चाहिए, और जो बुरादा अपन ने छिड़का हुआ है बेडिंग मटेरियल के रूप में या डाला हुआ है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत अधिक सूखा हो या बहुत अधिक नाम हो, क्योंकि जब वो बहुत अधिक सूखा होता है तो उसकी डस्ट उड़ती है और जो कि उसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पैदा कर सकती है। दूसरी बात यह है कि गर्मी के मौसम में जब तेज गर्म हवाएं चलती हैं तो वो गर्म हवाएं शेड की जालियों के माध्यम से मुर्गी के शेड में एंटर करती हैं या मुर्गी के बाड़े में चली जाती हैं, उससे कि गर्मी का डायरेक्ट प्रभाव जो है वो मुर्गी पे पड़ता है। तो उसके कारण क्या होता है कि मुर्गियों में जो टेम्परेचर रेगुलेशन की मैकेनिज्म है या जो तापमान को नियंत्रित करने वाली मैकेनिज्म वो डिस्टर्ब होती है। तो उसके लिए अपने को ये करना चाहिए कि मुर्गियों के जो बाड़े हैं उनको टाट की बोरियों से ढक के रखना चाहिए, और ये टाट की बोरियां दिन में पूरी तरह से ढक के गर्मी जब प्रचंड रहती है उस समय रखना चाहिए, और सुबह शाम इनको खोल देना चाहिए। साथ ही साथ उसमें यह है कि वातायन या वेंटिलेशन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी खिड़कियां ढक देते हैं और जो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गर्म हवा है वो बाहर नहीं निकल पाती, तो उसके कारण मुर्गियों में ह्यूमिडिटी शेड में बहुत ज़्यादा बढ़ती है और परेशानी होती है। तो उसको निकालने का भी प्रबंध अपने को करना चाहिए। गर्मी के मौसम में मुर्गियों के शरीर का उचित वृद्धि और विकास हो, इसके लिए आपको मुर्गियों की उम्र के हिसाब से दाना तो बदल कर देना ही है, साथ ही साथ दाना संतुलित भी हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तभी आप मुर्गी पालन से अधिक लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अपने को ये प्रयास और करने चाहिए कि जो भोजन है उसको भी अपन कुछ अंतराल देके दें, जैसे ठंडे समय में जो है भोजन ऑफर करें। वैसे तो मुर्गियों के बाड़े में अगर अपन देखें तो जो बर्तन है फीडर है उनमें भोजन हमेशा ही रहता है, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि सुबह शाम थोड़ा सा गैप दे के अगर उसको दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, इसके अलावा जो पीने का पानी है
उसको भी प्रयास ये करना चाहिए कि साफ एवं स्वच्छ होता है। कई बार ऐसा होता है कि बोरिंग से पानी आ रहा है और उसमें कहीं सीवर लाइन टच होती है, जिसके कारण कि पानी कंटेमिनेट हो जाता है और इकोलाई का इन्फेक्शन होने की संभावना हो जाती है। इकोलाई के इन्फेक्शन होने से कॉलीबैसिलोसिस और अन्य इसी प्रकार की कई बीमारियां हैं जो मुर्गियों में हो जाती हैं और इनसे उत्पादन में भी कमी आती है और कई बार इसमें मुर्गियों की मृत्यु भी हो जाती है। जो मुर्गियों को पीने वाला अपन पानी देते हैं, उस पानी को हमको ये प्रयास करना चाहिए कि वो पानी ठंडा रहे, साफ स्वच्छ रहे और उसको बार बार अपने को दिन में 4 या 5 बार अपने को बदलते रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गर्मी से लड़ने के लिए मुर्गियों में विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट्स के कई प्रिपरेशन जो बाजार में उपलब्ध है उनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हीट स्ट्रेस के कारण हो रहे नकारात्मक प्रभाव हैं उनको कम कर सकें। गर्मी के समय मुर्गियों में कुछ रोग भी आते हैं जिनकी रोकथाम और इलाज की जानकारी हमारे मुर्गी पालक किसानों को नहीं होती तथा उनकी मुर्गियां बड़ी तेजी से मरने लगती हैं। तो आप इन रोगों से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। इसके अलावा क्या है कि जो रूटीन वैक्सीनेशन अपन मुर्गियों में करते हैं, जैसे अगर मुरैना चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ रानीखेत एवं गंबोरो बीमारियाँ लगभग वर्ष भरी मुर्गियों में आती हैं। तो इन बीमारियों का जो टीकाकरण है वैसे तो अपने को हमेशा ही ठंडे आवर्स में करना चाहिए या दिन के समय जो ठंडा मौसम रहता है उस समय करना चाहिए, लेकिन गर्मियों में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अगर अपन इनका टीकाकरण करा रहे हैं तो सुबह बहुत जल्दी या शाम को बहुत देर से करना चाहिए, जिससे कि उनमें टीकाकरण के कारण होने वाली अतिरिक्त स्ट्रेस या तनाव को कम किया जा सके। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अंधारवाड़ी जिला बुरहानपुर के भागवत राव चौहान ने। आपने केला की फसल में तना बीटल और पनामा विल्ट रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। केला की अच्छी पैदावार के लिए भी कीट व्याधि के प्रबंधन अति आवश्यक है। केले में अगर कीट व्याधि की प्रबंधन आप कर लेंगे तो आप भरपूर पैदावार ले सकते हैं। केले में लगने वाले कीट में सब प्रमुख कीट है जो जड़ को बर्बाद करते हैं, रूट विविल कहते हैं। दूसरा जो है स्टेम बोरर होता है। तीसरा छिलके को खाने वाला कीट होता है। तो ये 3 कीट जो है प्रमुख कीट है। रूट कीट्स को प्रबंधन के लिए हम किसान भाई को कहेंगे कि क्लोरोपाइरिफॉस दवा जो आती है बाजार में 20 EC का 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसके केले के रूट के क्षेत्र में ही छिड़काव करेंगे। पहला रोग हम कहते हैं पनामा विल्ट कहते हैं, जो कि फिजेरियम स्पेसीज के कारण होता है। इसके कारण पत्ती जो है काफी पीले होकर के सूख जाते हैं और पूरी की पूरी बागवान के केले के पौधे समाप्त हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई मैं यह उनको संदेश दूंगा कि बाग की समय समय पर अवश्य जो है सफाई करें, इसकी ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके भी इसको छिड़काव करके और इससे आपका केला का पौधा इस गुच्छा रोग से बच जाएगा। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए पपीता की नर्सरी तैयारी पर जानकारी। हरी खाद के लिए ढैंचा की उन्नत किस्में एवं बुआई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@network18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।